हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दोदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये अमॉन्ग द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 का। तो जब हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो हैं EBIT, EPS, ROI एंड कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर आते हैं। सो मैंने आज के सेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ही रखे हैं जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं CBSE के सैम्पल पेपर से लिए मैंने, एज वेल एज आपकी रिफ्रेशर से लिए हैं, जैसे कि एग्जाम आइडिया, ऑल इन वन एंड अरिहंत। सो स्टूडेंट्स, ये वाले रिफ्रेशर्स एज वेल एज मैग्नेट ब्रेन्स के सैम्पल पेपर, CBSE के सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस स्टडीज। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम KG टू क्लास 12th फॉर CBSE बोर्ड, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यस स्टूडेंट्स, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। बस हमें आपसे एक ही चीज चाहिए कि 12th में आ जाने चाहिए आपके 80 on 80। एंड हमने बहुत ही इन डेप्थ कवरेज की है एक एक टॉपिक की। आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट, लॉन्ग एंड सभी तरह के क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सभी तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको MCQs के सेशंस में करवाए हैं। सो आपको क्या करना है, बस अच्छे से पढ़ाई करनी है। ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम की क्लासेस, आपको हिंदी मीडियम की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं हम, बट उसके लिए एक सेपरेट चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, वहां पर भी सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो आज ही इसको एक्सेस करिए। एंड येस, वी प्रोवाइड नोट्स एंड बुक्स टू, बट इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट। तो ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आपको क्या निकालना है, अपनी कंसेप्ट रजिस्टर के साथ साथ आपको अपनी Q&A रजिस्टर भी निकालनी है, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन पार्ट अगर आप उतने स्ट्रांग नहीं है तो आप वापस से कंसेप्ट रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन पार्ट को, जैसे EPS कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन विद अ गुड नोट। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स प्रोसीड टू रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, धवल आचार्य आफ्टर एक्वायरिंग अ बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट जॉइंड हिज फादर्स चेन ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स इन अहमदनगर। सो यहाँ पे क्या बोला है, धवल आचार्य जो है उसने एक बैचलर्स डिग्री ली, यानी बीकॉम BBA टाइप की, ठीक है, इन होटल मैनेजमेंट बोला है। चलो बीकॉम BBA नहीं, होटल मैनेजमेंट में उसने डिग्री ली है, बैचलर्स डिग्री। जॉइंड हिज फादर्स चेन ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, और डिग्री लेने के बाद उसने अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया जो कि था चेन ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स इन अहमदनगर। अब धवल जो है वो यंग था और बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक था। सो बीइंग अ यंग एंटरप्राइजिंग, ही सजेस्टेड हिज फादर टू ऐड अ न्यू सेक्शन ऑफ वेजिटेरियन बेकरी आइटम्स विच रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 crores। सो यहाँ पे धवल ने अपने फादर को सजेस्ट किया कि अपन लोग 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी, हम बेकरी आइटम्स का एक एडिशनल सेक्शन उसमें ऐड कर देते हैं। आचार्य सजेस्टेड हिम टू टेक द डिसीजन विद कॉशन, है ना। आरिकेत आचार्य सजेस्टेड हिम टू टेक दिस डिसीजन विद कॉशन एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली एज अ बैड डिसीजन में डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ द बिजनेस। सो अगर कोई भी ऐसा डिसीजन हो जो खराब होगा तो इससे बिजनेस के फ्यूचर पे अफेक्ट होगा। सो धवल आचार्य के जो फादर हैं उन्होंने उसको बोला कि डिसीजन ले रहे हो तो कॉशन के साथ लेना, ऐसा नहीं कि बाद में अपन को लॉसेस हो, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिसीजन सजेस्टेड बाय आरिकेत आचार्य, स्टेट बाय गिविंग any 3 reasons as to why he must have advised his son to take decision with caution। यानी उसने ऐसा क्यों बोला कि हमें ये जो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है ये बहुत ही कॉशन के साथ लेना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं ये 3 रीजंस। So Mr. Ariket Acharya, the father of Dhaval Acharya, has suggested capital budgeting decision, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप 5 करोड़ रुपए लगा रहे हो, आप छोटे टर्म के लिए तो लगा नहीं रहे होगे, जैसे वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए तो वो है नहीं, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन को क्या बोलते हैं हम, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो रीजंस व्हाई ही मस्ट हैव एडवाइज्ड
दिस डिसीजन आर, दीज डिसीजंस हैव अ बियरिंग ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, सो इनकी जो बियरिंग है वो लंबे समय तक बिजनेस पे असर डालती है। सो अगर आप 5 करोड़ रुपए लगा रहे हो, बेकरी सेक्शन खोल रहे हो अपने हर वेजिटेरियन चेन में, सो वहां पे क्या होगा, वो आपको लॉन्ग रिटर्न्स देगा, बट लॉन्ग रिटर्न्स के साथ साथ आपका पैसा भी उतना ही जा रहा है, तो बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पर्सपेक्टिव सोच के हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। सो दीज डिसीजन हैव अ बियरिंग ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, दे अफेक्ट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, सेकेंड उन्होंने कहा दीज डिसीजन रिजल्ट इन लार्ज पोर्शन ऑफ फंड्स बीइंग ब्लॉक्ड। सो पोर्शन ऑफ फंड्स क्या है, 5 करोड़, ठीक है, तो 5 करोड़ रुपए ब्लॉक हो जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब वो पैसा आप वापस नहीं निकाल सकते, इरिवर्सिबल नहीं है ये डिसीजन, एक बार पैसा गया तो बस चले गया फिर, ठीक है। सो इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स दीज इन्वेस्टमेंट्स आर प्लान्ड आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस। तो अगर आप ऐसा निवेश कर रहे हो कि 5 करोड़ रुपए आप लगा रहे हो, तो बहुत ही सोच समझ के आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। सोचोगे नहीं, डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करोगे, तो मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में आपको लॉस होंगे, है ना। सो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो आप जहां पे प्रॉफिटेबल सोच रहे थे वहां लॉसेस हो सकता है आपको मीट करने पड़े, इसलिए इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड एनालिसिस। थर्ड पॉइंट, दीज डिसीजन अफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ द फर्म, देयरफॉर इन्फ्लुएंस द ओवरऑल बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म। सो यहां पर क्या होता है, इट अफेक्ट्स द रिटर्न्स ऑफ द फर्म। आप कहीं पर 5 करोड़ रुपए ब्लॉक कर रहे हो, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में वो पर्टिकुलर सेगमेंट बेकरी का जो है वो चलेगा भी या नहीं, है ना, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि फ्यूचर में ग्रोथ होगी, प्रॉफिट्स होंगे या नहीं, या वो डेट चले जाएगा, ठीक है। सो ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स के साथ साथ हमें थोड़ा सा रिस्क भी लेके चलना है कि ये फ्यूचर में कैसा रन करेगा। दीज डिसीजंस वंस टेकन आर इररिवर्सिबल, दे आर नॉट रिवर्सिबल, है ना। सो विदाउट इनकरिंग हैवी लॉसेस, अगर आपको इस डिसीजन को रिवर्स करना है तो आपको बहुत भारी नुकसान फेस करना पड़ सकता है। अबैंडनिंग अ प्रोजेक्ट आफ्टर हैवी इन्वेस्टमेंट इज कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ वेस्ट ऑफ फंड्स। 5 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यहाँ पर आरिकेत आचार्य जो धवल के फादर हैं, उन्होंने बोला कि भले तुम्हें अगर बेकरी सेक्शन ओपन करना है करो, बट कॉशन के साथ करो। अब उनने कॉशन लेने को क्यों बोला, क्योंकि ये फॉलोइंग रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन क्या है, इट माइट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सेकेंड, दिस रिजल्ट्स इन लार्ज पोर्शन ऑफ फंड्स बीइंग ब्लॉक्ड। थर्ड, ये जो डिसीजन है ये रिस्क के साथ आते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या नहीं। एंड लास्ट एंड द फोर्थ, ये जो डिसीजन है ये नॉट रिवर्सिबल डिसीजन है, यानी कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। एक बार अगर तीर कमान से निकल गया तो भैया वो वापस नहीं आएगा, है ना। सो ये इररिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, दैट्स वाई आपको बहुत ही कॉशन के साथ ये पैसे को यूज करना है एंड ये डिसीजन को लेना है वेदर टू स्टार्ट और नॉट। एंड अगर आपको इस डिसीजन को रिवर्स करना हो, सो यू कैन रिवर्स इट, इट इज अ पॉसिबिलिटी, बट एट द कॉस्ट ऑफ हैवी लॉसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई नो आप सबको बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, बट डोंट वरी, हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। ओके, सो एक्स लिमिटेड इशूड 14% डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 60 ईच। यानी कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं अपन इधर से। सबसे पहले तो वो इशू कर रहे हैं 40,000, 14% डिबेंचर ऑफ 4 लाख, यानी 4 लाख के वो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 60 ईच, तो 10,000 इंटू अगर अपन 60 करेंगे, यानी इक्विटी शेयर से वो कितने रुपए बुलवा रहे हैं, 6 लाख रुपए बुलवा रहे हैं। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट उनको कितनी चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। दिस इन्वेस्टमेंट रिजल्टेड इन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी स्टूडेंट्स अपना EBIT जो है, मैं इस वाले पोर्शन को डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज द इन्वेस्टमेंट विच वी विल गेट फ्रॉम इक्विटी शेयर एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम डिबेंचर्स। दोनों के ही इशू से ये पैसा आएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स is how much? It is 2 lakh rupees.
ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ये दोनों से अर्निंग्स है, डिबेंचर से भी आपने जो रिटर्न कमाया एज वेल एज आपका जो इक्विटी शेयर से भी जहाँ पे भी आपने निवेश किया होगा। ओके, नाउ द टैक्स रेट वाज 50%, तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स रेट लग रहा है दैट इज 50%। ठीक है, अब ये टैक्स किसको भरना पड़ता है? सरकार को। ठीक है, कैलकुलेट आरओआई एंड ईपीएस। तो ईपीएस क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी अपॉन, ये आपको मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ईपीएस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईपीएस इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर प्रॉफिट ऑन इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आरओआई भी मैंने आपको निकालना सिखाया है और आपको ये बताना है कि सिचुएशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल सेकंड पॉइंट में। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको क्वेश्चन तो एटलीस्ट क्लियर है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 लाख रुपए है, टैक्स रेट कितना है? 50%, ईबीआईटी कितना है? 2 लाख। ठीक है, अब आपको आरओआई निकालना है और ईपीएस निकालना है, तो सबसे पहले अपन ईपीएस निकालेंगे। तो मैं एक बार फिर से यहाँ राइट साइड में डिटेल्स लिख देती हूँ कि हमारा जो टैक्स रेट है ये था 50% और यहाँ पे वी हैव द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट है ये इक्विटी शेयर और डिबेंचर दोनों की मिला के 10 लाख, और डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 10%। ठीक है, और स्टूडेंट्स 10 नहीं 14% है, 14% 4 लाख है ना, 14% है। और डिबेंचर्स की सेपरेट इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स की इन्वेस्टमेंट कितने की? 4 लाख की है। इक्विटी शेयर्स, टोटल जो हमारे इक्विटी शेयर्स है दैट इज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 60 रुपीज ईच। ठीक है, तो ये सारी हमारी डिटेल्स हैं। एक बार अगर आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, 60 रुपीज ईच, 10,000, 14% डिबेंचर, 2 लाख अपना ईबीआईटी है। ओके, सो अगर स्टूडेंट्स हम ईबीआईटी की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस इज 2 लाख। सो हमने क्वेश्चन की सारी डिटेल्स इस पेज पे लिख ली क्योंकि इसी पेज पे अपन कैलकुलेशंस करेंगे। सो ईपीएस क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट ऑन इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना। तो प्रॉफिट ऑन इक्विटी क्या होता है? प्रॉफिट ऑन इक्विटी होता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले तो अपन अर्निंग लिखते हैं, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? अर्निंग। तो अपनी अर्निंग कितनी है? 2 लाख। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन क्या करेंगे? ये है अपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब दैट इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो लेट्स मेक अ लाइन फॉर मोर क्लैरिटी। हमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी सीखनी चाहिए साथ साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारा ईबीआईटी आ चुका है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख। सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ठीक है ना, हाउ मच इज द इंटरेस्ट? आई एम राइटिंग हियर वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, सो अगर आप देखें वापस डिटेल्स में, हमारा जो डिबेंचर इंटरेस्ट रेट था दैट इज 14%। कितना था? 14%। ठीक है, सो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट 2 लाख का 14%। ठीक है, सो 14% जब हम लिखते हैं स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं? 14/100। ठीक है, 14/100। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट यहाँ पे निकला है, इंटरेस्ट ऑन 14% डिबेंचर्स इज 56,000, है ना। सो आप बोलोगे मैम यहाँ पे हम 2 लाख का लेंगे या डिबेंचर की वैल्यू का लेंगे? 2 लाख क्या था बताओ? 2 लाख था हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, अर्निंग्स थी, तो अर्निंग्स पे नहीं, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट डिबेंचर के अमाउंट पे लगता है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 लाख ना लिख के
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, 2 लाख ना लिख के हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स का जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, 4 लाख था, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 लैक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से 100 and 100 कैंसिल, ठीक है, एंड 14 4s आर 56,000। तो ये हम लिख देंगे कि भैया इंटरेस्ट आ गया अपना 56,000। अब आप 2 लाख में से 56,000 को माइनस करिएगा, यहाँ पे कैलकुलेटेड गिवन है 1,44,000, तो हम यहाँ लिख देंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना। आप टोटल लिखना, मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं लिख देती हूँ, चलो फॉर्मूला, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, सॉरी बिफोर टैक्स, अभी टैक्स माइनस नहीं किया ना, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स आ गया अपना 1,44,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम टैक्स माइनस करेंगे। तो अगर आपको ये ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारा टैक्स रेट कितना है, 50% हमारा टैक्स रेट है, कितना, 50%। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि टैक्स रेट कितना है, 50% जो हम सरकार को पे करते हैं। सो लेट्स डू वर्किंग नोट नंबर 2। सो अवर अर्निंग्स आर 1,44,000, है ना, 1,44,000 इंटू 50%। तो 50% को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, 50/100, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल, 5 1s are 5 2s are 10, 2 1s are 2, 7s are 14, and then we will do 72,000 will come, okay, 2 2s are 4. So 72,000 will be our answer of tax rate. तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, 72,000, एंड ये जस्ट हाफ ही है, तो बचा कितना हमारा आया, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। सो ये हमारा आया 72,000, रेस्ट अमाउंट दिस 72,000, एंड यही हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट ऑन इक्विटी। अब तो सिंपली ईपीएस निकल जाएगा, मैंने ईपीएस का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट ऑन इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सो यानी कि ईपीएस अगर हम निकालेंगे, दिस वुड बी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और आपकी बुक्स में लिखा है प्रॉफिट ऑन इक्विटी, बट बेटर टर्मिनोलॉजी है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो भी पूरा लिखना है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं फर्दर, हमारी जो अर्निंग है वो कितनी आई है, 72,000, ठीक है, और हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं, 72,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे अपने 10,000। सो आप खुद देख सकते हैं हमारा ईपीएस क्या आ रहा है, 7.2 रुपीज़ पर शेयर, मतलब हर शेयर पे 7.2 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है, ठीक है। और यही आपको ऑफिशियल ऐप्स में दिखता है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं एक्चुअल, तो आपको ईपीएस ही दिखता है कि करंट में ईपीएस क्या चल रहा है। इवन इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप डेली बेसिस पे ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। सो ये हो गया अपना ईपीएस का कैलकुलेशन कंप्लीट। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ ईपीएस, मतलब कि क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो क्वेश्चन में वी हैव ऑलरेडी डन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। अब नेक्स्ट अपन को क्या निकालना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको हमेशा सिखाया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। सो अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सब लोग इसका फॉर्मूला लिखिए एक बार फिर से ताकि आपको याद हो जाए, इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट
इंटू 100। अब आपको याद होगा हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, ये वाली स्लाइड में अपन ने लिखा था 2 लाख, ठीक है, कितना है 2 लाख है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड मैं क्वेश्चन में भी दिखा देती हूँ आपको। This investment resulted in a net profit of 2 lakh before interest and tax, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है, कई बार आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मैम क्वेश्चन में कहाँ लिखा है, तो क्वेश्चन में इस लैंग्वेज में लिखा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्दर, सो हमारी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो है 2 लाख, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, 4 लाख डिबेंचर के इशू से आए थे एंड 10,000 इंटू 60 रुपीज़ पर शेयर इक्विटी शेयर के इशू से आए थे, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख। अब बस मल्टीप्लाई किससे करना है, 100, क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं ना, तो जब भी हम रेट रिटर्न निकालते हैं, है ना, तो उसमें परसेंटेज में ही आंसर आना चाहिए। सो अगर आप देखें, सो लेट्स कैंसिल दिस, ओके। सो यहाँ पे अपना आ रहा है 20%, ये लाख पूरा मैंने कैंसिल कर दिया, इन 1 0 यहाँ से कैंसिल किया है, सो 2 × 10 इज 20, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। सो अब अगर वापस आएंगे आप, तो हमारा जो ROI आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20%। अब आप खुद देखिए यहाँ पे अपना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 14% था, और हमारा ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना कैलकुलेट हुआ है, 20%। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डेट। सो जब भी मैंने आपको हमेशा पढ़ाया, जब भी मैं आपको पढ़ा रही थी कि फेवरेबल सिचुएशंस क्या होती हैं, अगर जब भी हम फेवरेबल सिचुएशंस की बात करते हैं, so our return on investment should be always greater than cost of debt, और ये ही फेवरेबल सिचुएशन होती है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो दिस इज ट्रू दैट अवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, यानी हमें जो कर्जा देना है वो हमारी इन्वेस्टमेंट, जो हमें रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे, हम उससे आसानी से ये कर्जा पे कर सकते हैं, क्योंकि जो रिटर्न आ रहा है वो 20% है और जो कॉस्ट ऑफ डेट है 14% है। बट अगर इसी का उल्टा हो जाता है, दैट कॉस्ट ऑफ डेट परसेंटेज इज ग्रेटर देन ROI, तो बेटा ये अनफेवरेबल सिचुएशन होती है। बट क्वेश्चन के हिसाब से हमारी सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे लिखा है हियर दस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% विच इज लेस देन 20%, दिस इज अ फेवरेबल लिवरेज। बट आप, मैं कहूँगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बगल में आप ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख के आना पेपर में, कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि आपकी बुक्स में यही लैंग्वेज इंश्राइंड है, कॉस्ट ऑफ डेट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लैरिटी के साथ पढ़ा है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि अगर आप कोई भी लागत कर रहे हैं उसके डिसीजन को क्या बोलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है वो एक ऐसा डिसीजन होता है, अगर आप एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं या अपने ही प्रोडक्ट को और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, या कोई नई मशीनरी लाना चाह रहे हैं, या कोई वर्किंग कैपिटल में एडिशन कर रहे हैं, एडिशनल रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही केयरफुल लेने चाहिए क्योंकि वो इरिवर्सिबल होते हैं। बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिनको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं, या ये आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही देते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप भले ही थोड़ा कॉशन नहीं लो चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपने कॉशन नहीं लिया तो हैवी लॉसेस के साथ वो डिसीजन रिवर्स हो पाएगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता है। तो ये होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है, स्टेट हाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन अफेक्ट द बिजनेस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लंबी ग्रोथ के लिए होते हैं, सो वो ओवरऑल हैवी लॉसेस इनकर करते हैं अगर सब कुछ गलत हो गया तो।
एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होते हैं। अगर इनमें कुछ गलत हुआ तो इफेक्ट क्या आएगा, डे टू डे ऑपरेशंस बहुत डिस्टर्ब होंगे एंड मे बी अ पॉसिबिलिटी कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ लॉसेस हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में हैवी लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब आपको आंसर तो पता है कि क्या लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, बट देयर इज ऑलवेज अ क्रक्स, देयर इज ऑलवेज अ लूप होल कि हमें बुकिश लैंग्वेज पता होनी चाहिए। अगर बुकिश लैंग्वेज नहीं आती तो फिर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको किस चीज़ों पे फोकस करने बोला है, कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। सो आपको पता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब किसी चीज़ में आप निवेश कर रहे हो। ठीक है, हिंदी में आपको पता है, बट बुक में क्या लिखा है? सो बुक में लिखा है इट रिलेट्स टू how the funds of a firm are to be invested in fixed as well as current assets, है ना। तो बिजनेस के जो फंड्स हैं वो किस तरह इन्वेस्ट होंगे, फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलते हैं हम, हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन, और करंट एसेट्स को क्या बोलते हैं, हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड द इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है आंसर। फिर से एक बार बोलो मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू हाउ द फंड्स are to be invested in fixed as well as current assets। एक बार फिर से, how the funds are to be invested in fixed as well as current assets। अब fixed assets में जब आप निवेश करते हो वो लॉन्ग टर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बिल्कुल भी नहीं भूलना। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, नाउ टू एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर, तो आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। जैसे मान लो अगर आप मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग ये सब खरीद रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मान लो आप एडिशनल रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो या लेबर में से आप 3-4 लेबर और हायर कर रहे हो, दिस इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फिर भी आपके बुकिश एग्जाम्पल्स क्या है, लेट्स सी, अ कंपनी वांट्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू यूनिट एंड परचेज मशीनरी वर्थ ₹20 lakhs। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, लॉन्ग टर्म यानी कैपिटल बजटिंग। फिर सन लिमिटेड वांट्स टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ रिटेल आउटलेट, तो ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा है कि एक रिटेल आउटलेट आपको खोलनी है, दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, सो ये कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। नाउ अब आपसे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा था, याद हो तो, कि कैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिजनेस पे असर डालते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू दैट। आपको नेक्स्ट पूछा गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या है बताओ, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार रिपीट हो चुका है। इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग अ फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी आप यहाँ पे जो पैसा है, यहाँ पे जो आप फाइनेंस कर रहे हो, फाइनेंस लगा रहे हो, यानी जो पैसा लगा रहे हो वो आप लंबे समय के लिए लगा रहे हो। ठीक है, दीज डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस सिंस दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। तो ये लॉन्ग रन में अर्निंग कैपेसिटी को ये बिजनेस अफेक्ट करते हैं। साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस सभी अफेक्ट होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन से। ये जो डिसीजन है इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगती है, यानी स्टूडेंट्स बहुत पैसा लगता है इसमें, एंड आर इरिवर्सिबल, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। वंस मेड अ बैड कैपिटल बजटिंग डिसीजन नॉर्मली हैज द कैपेसिटी टू सीवियरली डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ द बिजनेस। सो इसके कीवर्ड्स को एक बार रीड करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं, स्पेशली ये लास्ट 3 लाइन्स के कीवर्ड्स। सो स्टूडेंट्स फटाफट से रीड करिए। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या लर्न किए। जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं तो ये कैसे बिजनेस पे अफेक्ट करता है। फर्स्ट, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स की लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो प्रोजेक्ट है चलता ही रहेगा जिसमें भी आप निवेश कर रहे हो। नेक्स्ट, इससे अर्निंग कैपेसिटी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट, ये इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट, इसमें लगता है ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट, ये बिजनेस की फॉर्चून को अफेक्ट करता है, सीवियरली डैमेज भी कर सकता है। सो क्या क्या कीवर्ड्स हमने पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा कि इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। Second, it requires huge investment. Third, can severely damage future position. Fortune. Next, it can affect earning. Affect.
can affect earning capacity. Next, it requires huge amount of investment, can severely damage fortune and is irreversible. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे अफेक्ट होगा बिजनेस पे एंड दीज आर द कीवर्ड्स विच यू कैन लर्न एंड प्लीज डोंट मिस, एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर 3 कीवर्ड्स, है ना, तभी आपका आंसर फ्रेम होगा एंड तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अगर आप ये सारे वर्ड्स को जनरलाइज्ड लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. बिजनेस स्टडीज इज ऑलवेज अबाउट नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड तो सबको हो जाता है, यानी समझ में सबको आ जाता है, बट इट्स अबाउट द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. मार्क्स तभी मिलते हैं जब आपका आंसर इतना बढ़िया लिखा हुआ हो जिसमें सारे बुकिश लैंग्वेज के वर्ड्स हो, एंड इट विल टेक टाइम. इट विल टेक टाइम. आई एम नॉट सेइंग कि आपको इसको बिल्कुल रटना ही है. इट विल टेक टाइम. टेम्पररी मेमोरी से चीज़ों को परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपको रोटेशनल रिविजन करना होगा स्टूडेंट्स. टाइमली मैनर में जो चीज़ आप आज पढ़ रहे हो उसको आज ही रात में सोने से पहले रिवाइज कर लो. नेक्स्ट एक हफ्ते में फिर से एक बार पलट लो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर 15 डेज में रिवाइज करो, फिर मंथली बेसिस पे रिवाइज करो. डेफिनेटली आपको परमानेंट मेमोरी में स्टोर ना हो तो मेरा नाम बदल देना. लिटरली दिस इज द ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग विच आई हैव अप्लाइड इन माई PhD जर्नी. तो जब भी मेरे को कोई कॉन्सेप्ट याद करना होता है तो मैं एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में अच्छे से रिवाइज करती हूँ, एंड वो भी टाइमली बेसिस पे, ताकि चीज़ें परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए. एंड आज का जो जेनजी वर्ल्ड है, यानी कि आप सबको चाहिए कि सब कुछ फास्ट हो. बट वेन इट कम्स टू बिजनेस स्टडीज इट इज़ नॉट अकाउंटेंसी जहाँ पे आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की एंड फटाक से आंसर आ गया, या आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, या शेयर कैपिटल में आपका कैपिटल रिजर्व निकल गया. इट इज़ नॉट अकाउंटिंग, नीदर इट इज़ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आपके 4 से 5 चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं एज वेल एज थ्योरी बेस्ड भी हैं. एंड उसके साथ साथ थ्योरी बेस्ड जो चैप्टर है उसमें भी आपके बहुत सारे कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिसमें आप सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम जो आपके मैक्रो का टॉपिक है, उसमें कितने सारे इजी फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, कितने सारे, जैसे वैल्यू एडेड मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया. इनकम मेथड से आप NDPFC निकालते हो. दीज आर सो ईजी थिंग्स. बट वहीं जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इकोनॉमिक्स और उसके आंसर्स लिखने में आ जाते हैं. बट जब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के, पूरे आंसर जनरल हो जाते हैं, और यही गलती हमें नहीं करनी है. हमें बिजनेस स्टडीज़ में कीवर्ड्स याद करने ही करने हैं. तो अभी कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करो, यस मैम आज से रिविजन पक्का. ठीक है, जो प्रॉमिस नहीं करेगा तो बेटा देख लेना कि आपका, और प्रॉमिस करना सिर्फ नहीं है, उसको रूटीन में भी अपनाना है. अगर वो नहीं हुआ तो बस फिर बिजनेस स्टडीज़ में 60 या 50 आ पाएंगे, 70 भी नहीं आ पाएंगे. एंड दिस इज प्रूवन फैक्ट. दिस इज years and years ऑफ एक्सपीरियंस विच इज टॉकिंग. ओके, सो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे तो ये फॉलोइंग कीवर्ड्स हैं. अब आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर. So, short-term investment decisions are also called as working capital decisions. तो ये मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ. And are concerned with the decision about the levels of cash, inventory, receivables. यानी कि यहाँ पे आपके सारे डिसीजन किसके रिगार्डिंग होते हैं? करंट एसेट्स के रिगार्डिंग. ठीक है, now these decisions affect the day-to-day working of the business. And these affect the liquidity as well as profitability of the business. And profitability वो भी शॉर्ट मनी रहता है, मतलब अगर कम पैसे में प्रॉफिटेबिलिटी, यानी इतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देता आपको इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल बजटिंग. ठीक है, सो यहाँ पे आपको थोड़े कम ही रिटर्न्स मिलते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट होती है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स थे? फर्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. सेकेंड क्या कीवर्ड था? इट इज इन्वेस्टमेंट इन लेवल्स ऑफ कैश, इन्वेंट्री एज वेल एज रिसीवेबल्स. एंड थर्ड क्या था? इट अफेक्ट्स द डे टू डे वर्किंग. एंड फोर्थ क्या था? इट अफेक्ट्स लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, सो आई होप आपको इसके भी चारों कीवर्ड्स याद हुए होंगे. चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड लेट्स प्रोसीड टू अनदर केस स्टडी. आई नो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आप सभी के फेवरेट हैं एंड आपको बहुत अच्छा लगता है इनको सॉल्व करना. सो चलिए इसको पढ़ते हैं. सो हरीश इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन कोजी सॉफ्टवेयर लिमिटेड. सो हरीश जो है वो फाइनेंस मैनेजर की तरह काम कर रहा है. कौन सी कंपनी में? कोजी सॉफ्टवेयर लिमिटेड में. ही हैड बीन अवॉर्डेड बेस्ट एम्प्लॉई
ऑफ द ईयर अवार्ड बिकॉज ऑफ हिज फोरसाइटेडनेस। तो मतलब वो फ्यूचर की सोच के चलता है, बहुत अच्छे से प्लानिंग करता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसको अवार्ड मिल जाता है, किस चीज़ का, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल जाता है। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या देखा कि हरीश जो है फाइनेंस मैनेजर है कोजी सॉफ्टवेयर लिमिटेड में, एंड वो बेस्ट एम्प्लॉय का उसे अवार्ड मिला है क्योंकि वो आगे की सोच के चलता है बहुत अच्छे से। ठीक है, नाउ he always aims at smooth operations of the financial activities by focusing on fund requirements and their availability in the light of financial decisions। तो वो क्या करता है, he always aims at smooth operations। उसका मेजर गोल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम बहुत स्मूथली चले of all the financial activities by focusing the fund requirements and their availability in the light of financial decision। यानी फंड कितना ज़रूरी है और फंड कितना अवेलेबल है और कैसे अरेंज करना है, ये सब पे वो ज़्यादा फोकस करता है। ही टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, performance, investment requirements of the funds for a given period so that the financial resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost। सो उसका ये जो अप्रोच रहती है कि सबसे पहले तो उसका टारगेट रहता है स्मूथ ऑपरेशंस। सेकंड, वो क्या देखता है, किसी भी चीज़, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड सो दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आइडल ना हो, यानी ऐसा ना हो कि पैसा सिर्फ लॉकर में पड़ा है और अननेसेसरीली कॉस्ट में भी ऐड ना हो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, बाय डूइंग दिस हरीश स्ट्राइव्स टू अचीव द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कौन से वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हरीश अचीव कर पा रहा है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन इट्स टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो आपको ये दोनों ऑब्जेक्टिव समझाने हैं। द कॉन्सेप्ट डिस्कस अबाउट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब वो बहुत ही तगड़ी प्लानिंग करता है सारी स्मूथ ऑपरेशंस को देखते हुए, फंड रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ें वो देखता है। ठीक है, और लॉन्ग रन की सोच के चलता है। सो कॉन्सेप्ट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, कह सकते हो अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हो तो। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट डिस्कस अबाउट पैराग्राफ इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कॉन्सेप्ट के, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर अपना टू इंश्योर अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट रेस्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन में ही आपको दिया है, ये ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन में ही दिए रहते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर गिवन पीरियड सो दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पे आपको बोला बाय डूइंग दिस, इधर लिखा है ही टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड सो दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट लेफ्ट आइडल एंड डोंट अननेसेसरली ऐड टू द कॉस्ट। सो ये वाली लाइन एक ऑब्जेक्टिव हो गया। एंड सेकंड, उसने क्या बोला है कि यहाँ पे जब वो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है तो उसका एम क्या होता है, स्मूथ ऑपरेशंस। उसको क्या दिया गया है, रिवॉर्ड दिया गया है इसके लिए कि वो स्मूथ ऑपरेशंस करता है। ठीक है, और उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की क्या चेक करनी है, अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्या चेक करनी है, अवेलेबिलिटी। तो क्वेश्चन में ही कई बार आंसर गिवन होता है एंड हमें वो क्लिक नहीं करती बात, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल सकते हो इसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग, या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है। ठीक है, अगर वो बड़े बड़े ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो, पर उसमें अज्यूमिंग फैक्टर आ जाएगा एक, इसलिए बेस्ट आंसर है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है कि वो क्या चेक करता है, रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और ऐसे फंड्स कि वो अननेसेसरली कॉस्ट में ऐड ना करें। सो फर्स्ट आ गया अपना टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। सो दिस इंक्लूड्स प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड for different purposes such as for the purchase of long term assets or to meet the day to day operation। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको क्या करना पड़ेगा, एस्टीमेट लगाना पड़ेगा कि कितने रुपए रिक्वायर्ड हैं और ये रुपए कहाँ कहाँ किस किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल डिसीजन के लिए, है ना। तो ये उसे एस्टीमेट लगाना पड़ेगा एनी हाउ, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ नीड टू एस्टिमेट टाइम एट विच दीज फंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड अवेलेबल, यानी किस समय पर इन फंड्स को हमें अवेलेबल करवाना है, यानी हरीश को अवेलेबल करवाना है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो ट्राइज टू स्पेसिफाई पॉसिबल सोर्सेस, और किस किस सोर्स से ये पैसा उठाना है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स में क्या आएगा, सबसे पहले तो एस्टिमेट लगाओ कितना पैसा लगेगा,
अगर वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के पर्सपेक्टिव से लगाओ, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो ये देखो वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कितना पैसा लग रहा है, फिर उसके बाद कितना टाइम लगेगा इन फंड्स को अरेंज करने में, एज वेल एज कौन से सोर्स ऑफ फंड्स आप चूज करोगे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स, कौन से सोर्स ऑफ फंड्स आप चूज करोगे। सो ये होगा इसके कीवर्ड्स, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, टू सी वेदर अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट रेज्ड, है ना। सो वो कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। सो एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। कम पैसा भी खराब होता है और एकदम ज़्यादा पैसा भी खराब होता है। यू हैव टू एनालाइज एंड बी इन अ मिडिल, है ना। सो एडिक्वेट फंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। इवन इफ देयर इज सम सरप्लस मनी, गुड फाइनेंशियल प्लानिंग वुड पुट इट टू बेस्ट पॉसिबल यूज सो दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट लेफ्ट आइडल एंड डोंट अननेसेसरली ऐड टू द कॉस्ट। तो क्वेश्चन से ही आपको ये डिटेल्स लिखनी है। ओके, सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं MIQs में। तो अब हम हैं 5वें क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स प्रोसीड। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल नीडेड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। यानी कि आपसे क्या बोल रहे हैं कि 4 फैक्टर्स बताओ अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस, है ना। तो ऐसे 4 फैक्टर बताने जो डे टू डे ऑपरेशंस पे असर डालते हो, यानी वर्किंग कैपिटल पे असर डालते हो, ठीक है। सो आपको ये चारों फैक्टर्स बताने, मैं आपको 5 बताऊंगी, आप कोई भी 4 लर्न कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट, वर्किंग कैपिटल को समझाना पड़ेगा स्टार्ट से ही, ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट की फैक्टर्स समझाना चालू कर दो। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको डिटेल में सब समझाना पड़ता है कि अब क्वेश्चन में डे टू डे ऑपरेशन वर्ड लिखा था तो एग्जामिनर को बता दो सही कि मुझे पता है कि डे टू डे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं। So working capital is that part of total capital which is required for acquisition of current assets. Okay, so which is required for holding current assets. It may also be defined as excess of current assets over current liabilities, है ना। तो current assets minus current liability को क्या बोलते हैं हम, है ना, नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। एंड करंट एसेट्स का इसमें मेजर प्रोपोर्शन होता है। एंड कई बार उन करंट एसेट्स को मीट करने के लिए हम बोरोइंग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज इज ऑलवेज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ओनली करंट एसेट्स ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर, द फैक्टर्स अफेक्टिंग आर, फर्स्ट प्रोडक्शन साइकिल, इसकी प्रोडक्शन साइकिल कम होती है। सो इट इज द टाइम स्पेंड बिटवीन द रिसिट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल अफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर प्रोडक्शन साइकिल 1 साल तक, 5-6 महीने तक है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, 1 साल तक आगे बढ़ती जा रही है तो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना बन जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं है कि एक प्रोडक्शन साइकिल सालों साल चल रही है, नहीं, प्रोडक्ट्स को जल्दी डिलीवर करना होता है तो जल्दी मैन्युफैक्चर भी करना होता है, इट हैज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। सो इसलिए तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आई थी कि फटाफट चीज़ें हों। इफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस वुड बी हायर, वाइस वर्सा। तो अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल है तो ज़्यादा पैसा लगेगा करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, मतलब ज़्यादा पैसा लगेगा टू मीट द डे टू डे ऑपरेशंस। अगर प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है तो कम पैसा लगेगा, ठीक है। तो इसका क्रक्स लिखते जाएंगे हम, वर्किंग कैपिटल पे जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट कर रहे हैं उसका क्रक्स लिखते जाएंगे हम हमारे नोट्स में। सो फटाफट से लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ऑफ बिजनेस, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको क्रक्स लिखते जाना है, क्रक्स यानी कि कीवर्ड्स, की नोट्स वगैरह। सबसे पहला फैक्टर है, हमने अभी देखा, सबसे पहला फैक्टर क्या है, प्रोडक्शन साइकिल। सो प्रोडक्शन साइकिल होता क्या है कि पीरियड
इन विच आई हट गया, पीरियड इन विच रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन साइकिल अगर लार्ज है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, और प्रोडक्शन साइकिल अगर स्मॉल है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये सारे क्रक्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टॉपिक पर, प्रोडक्शन साइकिल के बाद। प्रोडक्शन साइकिल के बाद है बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल क्या होता है? एट द टाइम ऑफ बूम period in the market, example Diwali, Guru Parv, etc., production as well as sales are likely to be higher, whereas the working capital requirement would be lower in the times of depression. ठीक है, so business cycle भी matter करती है। तो second अपना क्या है? business cycle। तो अगर हम बात करें बूम पीरियड की, यानी दिवाली वगैरह का जब सीजन है, या फिर हम बात करें डिप्रेशन पीरियड की, तो बूम पीरियड में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल भी लगता है, और इसमें कम प्रोडक्शन होता है और कम प्रोडक्शन होता है तो कम वर्किंग कैपिटल भी लगता है। इस तरीके से एरोज बना के शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। थर्ड है नेचर ऑफ द बिजनेस। सो अ ट्रेडिंग बिजनेस नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल। ये तो फर्स्ट चीज़ पढ़ी थी अपन ने, है ना, जब भी हम पढ़ रहे थे। सो ट्रेडिंग बिजनेस नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज देयर इज नो प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। On the other hand, working capital requirements would be more in case of manufacturing, whereas raw material are converted into finished goods. तो ये आपको पता है बात, है ना। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया नेचर ऑफ द बिजनेस। सिंपल सा शॉर्ट फ्लो चार्ट बना लीजिए। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस है, लेस वर्किंग कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग है, मोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आप बात करेंगे फर्दर। सो स्केल ऑफ ऑपरेशंस। सो लार्ज स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश रिक्वायरमेंट इज जनरली हाई, है ना। तो जितनी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज़्यादा हमें वर्किंग कैपिटल लगेगा। सो यहाँ पर स्केल ऑफ ऑपरेशंस, यदि लार्ज स्केल ऑपरेशन है यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, एंड स्मॉल स्केल है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था मैं आपको एक फिफ्थ पॉइंट भी बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, यदि आप एक्सपेंशन की सोच रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ाने की सोच रहे हो, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। बट अगर आप नहीं सोच रहे, आपका बिजनेस स्टेडी है, तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इट इज़ अ इजी क्वेश्चन, डोंट वरी। जैसा कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन लर्न करवाती हूँ, इसको भी आपको अच्छे से लर्न करेंगे अपन, एंड अच्छे से समझेंगे भी। सो स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन दैट डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। सो कौन सा डिसीजन है जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फाइनेंशियल रिस्क को डिफाइन करता है? दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो अब यहाँ पे 4 फैक्टर बोले हैं। सो हमारे फर्स्ट, सेकंड में आपको 5 बताऊंगी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मैं आपको 4 होते हैं तो मैं हमेशा कितने बताती हूँ? 5, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा आपके पास लिवरेज में हो। ओके, सो फर्स्ट क्या होता है? ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनर्स फंड्स एंड द बोरोड फंड्स। ठीक है, सो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्स, है ना, रिफर्स टू द मिक्स ऑफ
मिक्स ऑफ ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, यानी कि इक्विटी और डेट का मिश्रण होता है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस, कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस, ये प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर डालता है एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क पे भी असर डालता है। सिंस द यूज ऑफ इक्विटी एंड डेट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर हैज बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, अ जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ आर यूज्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया। सो लेट्स राइट the crux of this answer, that कि ऐसा डिसीजन, क्वेश्चन 6 आंसर 6 बुलेट पॉइंट्स कीवर्ड्स और क्रक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या था कि ऐसा फैक्टर डिसीजन दैट डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क, तो ऐसा डिसीजन जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फाइनेंशियल रिस्क पे असर डालता है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ मिक्स बिटवीन व्हाट? बिटवीन इक्विटी एंड बोरोड फंड्स, और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेते वक्त हमें क्या ध्यान रखना होता है? दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, तभी सिचुएशन फेवरेबल होगी, नहीं तो लॉसेस ही लॉसेस होंगे, ठीक है। सो ये हो गया क्रक्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे आप बढ़ोगे कि ये फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की प्रपोर्शन को या फिर टाइप ऑफ फंड्स पे असर डालते हैं। फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कैश फ्लो, ठीक है। सो साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर इशूइंग डेट, यानी आपके पास आने वाले समय में कितना कैश आने वाला है और कितना कैश जाने वाला है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये आपको प्रोजेक्ट करना है पहले से। आप कर्जा लेने से पहले इसको अनुमान लगा लो, ठीक है। सो मस्ट नॉट बी ओनली कवर्ड फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन बट देयर मस्ट बी सफिशिएंट कैश फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द बिजनेस, यानी इतना कैश होना चाहिए कि सिर्फ फिक्स नहीं बल्कि वर्किंग कैपिटल भी आप अरेंज कर पाओ। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जब भी हम अर्निंग की बात करते हैं तो अर्निंग जो है, तो अर्निंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इफ आरओआई ऑफ द कंपनी इज हाई तो आप कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अडॉप्ट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो ईपीएस, एंड दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ डेट का प्रपोर्शन कम होना चाहिए और आपकी अर्निंग हमेशा, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो आप एक प्रपोर्शन कैलकुलेट करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? सो इट मे बी डिफाइंड एज द पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू ऑब्टेन द कैपिटल, दस इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और लोन ऑन डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, दैट इज द कॉस्ट। अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, दैट इज। सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बोथ आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड which is generally lower than the cost of equity shares. So cost of debenture is generally lower and tax deductible. So debentures का जो interest होता है वो tax deductible होता है, ठीक है। नाउ रिस्क कंसिडरेशन, वाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से सोर्स ऑफ फंड में कितनी रिस्क है। ए फाइनेंशियल रिस्क, बी बिजनेस रिस्क, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। और बिजनेस रिस्क क्या होता है? ये ऑपरेशंस के रिगार्डिंग होता है कि कितने ऑपरेटिंग कॉस्ट पे कितनी रिस्क है। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी, टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी फर्म शुड नॉट यूज इट्स डेट इन फुल पोटेंशियल, है ना, तो पूरा कर्जा आपको यूज नहीं करना है। सो आप जो भी पैसा बोरो कर रहे हो वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में ज़्यादा यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का पैसा लगाओ, क्योंकि वो उधार लिया हुआ पैसा है, उसको फूक फूक के कदम रखना है, उसके लिए आने की बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। सो मैंने आपको पूरी बुकिश लैंग्वेज रीड करवा दी, एज वेल एज मैंने समझाया भी अलॉन्ग विथ कि क्या होता है। अब जब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम एक एक बात को बारीकी से समझेंगे एज वेल एज उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, यानी शॉर्ट के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सो फर्स्ट फैक्टर जो असर डालता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे, दैट इज द पोजीशन ऑफ द कैश फ्लो। सो यहाँ पे देख लेते हैं हम फर्स्ट फैक्टर जो असर डालता है, दैट इज पोजीशन ऑफ द कैश फ्लो।
पोजीशन ऑफ द कैश फ्लो। पोजीशन ऑफ द कैश फ्लो में बात करें, साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर इशूइंग डेट। कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर द फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन बट देयर मस्ट बी सफिशिएंट कैश टू मेंटेन द स्मूथ वर्किंग। एंड यहाँ पर आपको कंसिडर करना है, बिफोर यू आर इशूइंग द डेट कंसिडर द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। कैलकुलेट प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लो and outflow. Consider both fixed capital requirements as well as smooth working of the organization. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट का क्रक्स। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था आरओआई। तो जब भी हम आरओआई की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, आरओआई। सो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है बात कि जो इन्वेस्टमेंट है, आरओआई फॉर कंपनी इज हाई, इट कैन ऑप्ट फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, है ना, टू इंक्रीज द ईपीएस। दस ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो कौन सी फेवरेबल सिचुएशन होती है कि आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, सो आरओआई अगर हाई होता है तो कंपनी कैन ऑप्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, और आरओआई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, वो फेवरेबल सिचुएशन होती है। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से क्या होगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे के पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने लिख लिया ये, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट इज डन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज वेल एज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स का सबमिशन। एंड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमेशा कम हो। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्या होता है, फिक्स, और इक्विटी शेयर्स में वेरिएबल होता है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स लोअर होता है क्योंकि वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, जनरली लोअर, एंड हैंस इट इज टैक्स डिडक्टेबल। हमेशा कर्जा लेना कई बार बेनिफिशियल सॉल्व मतलब प्रूव होता है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे शॉर्ट में एकदम लिख लो, पूरा पैरा लिखने की नीड नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट जनरली लोअर होता है क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेबल होता है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या लिखना है कि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड होता है ये फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड होता है ये फिक्स होता है, और इक्विटी शेयर्स पे कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स फ्रैक्शनल ओनर्स होते हैं और ये कंपनी के साथ ही होते हैं, तो ये समझ के चलते हैं जब पैसा होगा तब कंपनी दे देगी। ठीक है, एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नाम की भी एक चीज़ होती है। अगर आप में से किसी को पता है उस बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको मेन सेशंस में सिखाया था, है ना, तो अगर चाहो तो वो वाला पॉइंट भी एनश्राइन कर सकते हो। नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन, और लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। सो रिस्क कंसिडरेशन में दो रिस्क होती हैं, फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क। सो फाइनेंशियल रिस्क रिफर्स टू a position where company is unable to meet its fixed financial charges, जैसे इंटरेस्ट देना, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देना, ऑब्लिगेशंस पे करना। ठीक है, सो इट अराइजेस व्हेन कंपनी बोरोज, यूज ऑफ डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ बिजनेस। जब भी हम कर्जा लेते हैं तो हमारी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है। और बिजनेस रिस्क क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे रेंट ऑफ द फैक्ट्री, जैसे मशीनरी का रेंट। ठीक है, सो हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स हायर बिजनेस रिस्क। इफ अ फर्म्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लोअर, इट कैपेसिटी टू यूज डेट इज हायर इन द लॉन्ग रन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो रिस्क जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं। फोर्थ इज रिस्क, तो रिस्क जो होती है
ये एक होती है फाइनेंशियल रिस्क, और सेकंड होती है स्टूडेंट्स बिजनेस रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क अराइज कब होती है? अराइजेस व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है। और बिजनेस रिस्क क्या होती है? व्हेन कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स ऑपरेशंस, व्हेन कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये बिजनेस रिस्क होती है। सो ये दोनों रिस्क को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? लास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। उसमें क्या पढ़ना है कि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए कंपनी का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए एंड बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। सो ये एडिशनल पॉइंट है, याद करो नहीं करो वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। क्योंकि 4 पॉइंट्स आपसे क्वेश्चन में पूछे हैं, आपको 4 से 5 पॉइंट्स याद होने ही चाहिए। एक लिवरेज पॉइंट में लेके चलती हूँ हमेशा से, बट जो मेन क्रक्स पॉइंट्स थे आई हैव मेड यू राइट ऑल्सो, आई हैव मेड यू रिमेंबर ऑल्सो, आई हैव गिवन यू कीवर्ड्स ऑल्सो। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है ना, देखने से 7%, 30%, 70 लाख, है ना। सो लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन it seems to be a case study. Let's proceed. So Krish Limited is in the business of manufacturing and Krish Limited is the business of manufacturing, यानी Krish Limited एक पब्लिक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी चीज़ की, एंड एक्सपोर्टिंग कारपेट्स, तो ये कारपेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एज वेल एज उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, एंड अदर होम डेकोर प्रोडक्ट्स। तो सिर्फ कारपेट नहीं, घर को सजाने के बाकी आइटम भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। इट हैज़ शेयर कैपिटल ऑफ 70 lakhs एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ ईच। तो इनका जो शेयर कैपिटल है ये कितना है? 70 लाख, और फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की? फेस वैल्यू है अपनी दिस इज 100 रुपीज ईच। सो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहें, ईपीएस निकालने को बोल दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स तो पता ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो कितने आएंगे आप खुद बताओ, इधर से 2 हटा दो, इधर डिवाइड कर रहे हो आप, है ना। तो कितना आएगा? 70,000 शेयर्स, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं अपन। कंपनी इज कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड वांट्स टू रेज 50 लाख रुपीज। सो कंपनी क्या कर रही है? प्रोडक्शन फैसिलिटीज को एक्सपेंड करना चाह रही है एंड उसके लिए उनको निवेश चाहिए कितना? 50 लाख रुपए। तो ये रेज करना चाह रहे हैं फंड्स 50 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिटेल्स हो गई। फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर प्रभाकर हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग द सेम अमाउंट बाय इशूइंग 7% डिबेंचर्स। तो इन्होंने बोला कि आप डिबेंचर्स इशू करिए। गिवन दैट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन इज 35 रुपीज एंड टैक्स रेट इज 30%, यानी कि ईपीएस आफ्टर एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है 35 रुपए, और आपको टैक्स रेट भी दिया हुआ है 30%, ठीक है। अब 30%। डिड मिस्टर प्रभाकर गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन शो द वर्किंग। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या बोल रहे हैं? 7% डिबेंचर इशू कर लो, 7% डिबेंचर जिसका ब्याज आएगा 7535, है ना। तो 7% डिबेंचर की बात करो तो इंटरेस्ट रेट लगेगा, है ना, अच्छा खासा इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पर 7%। 7% क्या, मुझे लगता है कि कोई भी इंटरेस्ट हो तो 5% से कम ही होना चाहिए, क्योंकि एक तो अमाउंट कम है,
हो सकता है कंपनी के लोअर ऑपरेशंस हो। चलिए देखते हैं कि आपको ये बताना है कि वर्किंग, शो द वर्किंग, यानी आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस करके बताना है कि मिस्टर प्रभाकर जी ने, जो फाइनेंस मैनेजर है, इन्होंने जो सुझाव दिया कि आप जो है 50 लाख रुपए रेस करो 7% डिबेंचर इशू करके, यानी कॉस्ट ऑफ डेट इज देयर, है ना, आप कर्जा लेके वो पैसा जो है रेस करो। सो क्या ये फ्रूटफुल होगा? तो ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्रूटफुल है या नहीं? सबसे पहले तो हमारे जो इक्विटी शेयर्स पे रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना, सो वो अपन देखेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है वो देखेंगे। आपको यहाँ पर देके रखा है ईपीएस, तो हम हो सकता है उससे ईबीआईटी निकालें, ईबीआईटी से सारी चीज़ें निकालें। लेट्स प्रोसीड। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ अर्निंग पर शेयर कितना दिया है? यहाँ पे अर्निंग पर शेयर दिया है 35, ठीक है। सो अर्निंग पर शेयर जो होता है वो क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आपको पहले ही निकाल के बता दिए थे, 70,000 आएंगे, ठीक है। सो हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई? 24,50,000। जिनको नहीं समझ आया यहाँ देखो, हमें कुछ वैल्यूज दी हैं ईपीएस की। ईपीएस दिया है क्वेश्चन में 35 रुपये, और उसके साथ साथ हमें क्या दिया है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कितना है क्वेश्चन में? 70 लाख। और कंपनी ने शेयर्स, फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की? फेस वैल्यू है शेयर्स की 100 रुपये ईच। तो आप खुद बताइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना, शेयर्स बस बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 70,000। सो अब आपको पता है अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ईपीएस हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 70,000 इंटू 35, यानी नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ईपीएस। तो बस ये वाला फिगर आ गया अपना 24,50,000 वाला, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। नाउ उसके बाद आपको बोला इंटरेस्ट निकालो। सो हमारे डिबेंचर्स, हमें कितना फंड रेजिंग करनी थी? हमें फंड रेजिंग करनी थी 50 लाख की, और डिबेंचर्स का ब्याज क्या है? 7% है। तो बस हमारा कितना आ गया? 3,50,000 अपना कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, यानी इंटरेस्ट आ गया। अब लेट द अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है। सो एक्स माइनस 0.30x इज इक्वल्स टू 24,50,000 एंड 0.75x का वैल्यू आ गया अपना। फिर बस हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 35 लाख, ठीक है। जिनको ये नहीं समझ आया मैं भी समझाऊंगी, डोंट वरी। ईबीआईटी जो है, ईबीआईटी हम कैसे निकालते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आरओआई निकाल लेंगे लास्ट में। चलिए देखते हैं, वापस आइए क्वेश्चन पर। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं सारी डिटेल्स को बार बार समझाती हूँ कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या दिया था क्वेश्चन में? मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया था? 70 लाख का शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू है 100 ईच। तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल चुके हैं अपने, नंबर ऑफ शेयर्स हैं अपने स्टूडेंट्स 70,000। ये कैसे आए थे नंबर ऑफ शेयर्स? 70 लाख का जो अपना शेयर कैपिटल था उसको अपन ने फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया था, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए थे, ठीक है। हमें फंड रेजिंग कितनी करनी है? डिबेंचर इशू करके फंड रेजिंग करनी है। तो हमारे जो डिबेंचर हैं वो कितने हैं? 7% के डिबेंचर्स हैं, और हमें 50 लाख रुपए फंड रेजिंग करनी है, 50 लैक्स, ठीक है। फिर फाइनेंस मैनेजर जो हैं उन्होंने बोला 7% डिबेंचर इशू करना, और कुछ डिटेल दिए कि हमारा जो ईपीएस है वो 35 रुपये है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर कि आपका जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, एंड टैक्स रेट क्या दिया है आपका? 30%। अब स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से देखना। ये डिटेल्स हैं आपके पास। अब मैं दूसरे कलर ऑफ पेन ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर होए। सबसे पहली चीज़ हमारे पास ईपीएस दिया है, एंड दिस इज़ द ओनली सोर्स जिससे हम सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। सो ईपीएस का फॉर्मूला होता है
अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो ईपीएस जस्ट मैंने अभी निकाल के बताया था 35 अपॉन अर्निंग आफ्टर टैक्स को मैं ईएटी लिख देती हूँ अपॉन 70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर आप यहाँ पर अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालोगे, यहीं पे लिख देते हैं अपन, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो दैट वुड बी 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 35। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3,50,000, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 21। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इट इज़ 24,50,000। बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं बनती है, इसलिए पूरा मैंने आपको करके बताया है। ठीक है, अब अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया है, यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। अब अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया है, इसी के बाद आ रही हूँ यहाँ पे, है ना, सीक्वेंस मत ब्रेक करना। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ चुका है, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स अपना कितना है 24,50,000। सो आपको याद होगा, मैं हमेशा आपको जब भी हम लोग लास्ट में अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालते थे तो हम क्या करते थे, हमारे पास होता था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से अपन इंटरेस्ट माइनस करते थे, फिर अपना आता था अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स, सॉरी क्या आता था, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर इसमें से अपन टैक्स माइनस करते थे, फिर अपना आता था अर्निंग आफ्टर टैक्स। यस और नो स्टूडेंट्स, यही सीक्वेंस होता था। अब अपने पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है, यानी कि अपने पास ईएटी गिवन है। ठीक है, ईएटी कितना गिवन है अपने पास 24,50,000, ये अपना ईएटी गिवन है। अब इसमें से अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे बोला है अर्निंग आफ्टर टैक्स में, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में टैक्स प्लस करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, अर्निंग आफ्टर टैक्स में टैक्स प्लस करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपना जो टैक्स रेट था वो था 30%। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट आप यहीं से निकाल लीजिए हमारी डिटेल्स में, 50 लाख रुपए हम रेज कर रहे हैं। ठीक है, 50 lakhs हम रेज कर रहे हैं, 7% ब्याज है, तो कितना आ जाएगा आप खुद देखिए, 3,50,000। ठीक है, और अब आप 30% देख लीजिए यहाँ पर। सो जब भी हमें ईएटी निकालना होता है, जब भी हमें ईएटी निकालना होता है तो हम कोई स्टेप्स फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो अभी आपको इतना पता चल गया कि हमें रिवर्स चलना है, क्योंकि हमें ईबीआईटी चाहिए। ईबीआईटी हमें क्यों चाहिए, ताकि हम आरओआई निकाल सकें। आरओआई क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। जब आरओआई निकलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि ये जो मिस्टर प्रभाकर जी हैं, इनने जो बोला था कि 50 लाख रुपए डिबेंचर से इशू करो, ये प्रॉफिटेबल होगा, तभी तो पता चलेगा। इतना लिखो, दिन में आगे बढ़ती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे दो फिगर्स निकालने हैं। अभी तक आपने इतना नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले हमें निकालना है हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, ये वाला फिगर, एंड सेकेंड हमें क्या निकालना है, ईबीआईटी, ताकि हम क्या निकाल सकेंगे, आरओआई। सीक्वेंस क्लियर है आप सबको। अब लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द कैलकुलेशन ऑफ ईबीटी, है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अगर हम बात करें अर्निंग बिफोर टैक्स की, अर्निंग बिफोर टैक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो अब आपको सीक्वेंस याद होगा, ईबीआईटी में से हम सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमारा आता है ईबीटी, फिर हम माइनस करते हैं टैक्स, फिर हमारा आता है ईएटी, और आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आप निकाल चुके हो क्योंकि आपके पास ईपीएस की डिटेल थी, विच इज़ 24,50,000, है ना। तो 24,50,000 ये आपको प्रोवाइडेड है, और टैक्स रेट आपको प्रोवाइडेड है 30%।
एंड हमने इंटरेस्ट निकाल लिया था 3,50,000 हमारा इंटरेस्ट है. तो इफ वी नीड टू कैलकुलेट अर्निंग बिफोर टैक्स, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू, नो दिस फॉर्मूला विल बी अर्निंग बिफोर टैक्स minus tax is equals to earning after tax. Okay, with this formula we will calculate our EBT. Okay students, so earning before tax हमें नहीं दिया तो मैंने इसको ले लिया x. ठीक है, माइनस टैक्स की बात करें तो टैक्स था हमारा 30%, तो 30% कितना होता है 30/100. ठीक है, और इज इक्वल्स टू EAT. सो EAT इज 24,50,000. ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है. अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इस x को 1x ही मान लेंगे, है ना. तो x माइनस 0.3x 0.3 x माइनस 0.3 x इज इक्वल्स टू 24,50,000. तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 0.7x इज इक्वल्स टू 24,50,000, 0.70x. ठीक है, सो अगर हम बात, ये 70 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो ये अगर 30 था तो 70 ही आएगा ना. अब x यहाँ पे आ जाएगा 24,50,000 डिवाइडेड बाय 0.70. ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 0.70. अब इस पॉइंट को मैं हटाऊंगी तो मुझे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अब अगर आप इसे कैलकुलेट करिए फटाफट से, तो क्या आया हमारा कैलकुलेशन पार्ट में 245, 24,50,000 तो पहले पूरा लिख लेंगे. ठीक है, और ये 2 जीरो और आ जाएंगे क्योंकि हम 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 70 से. ठीक है, 70 से डिवाइड करना है. एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया. अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21. ठीक है, 7 3 ज़ा 21. फिर आपका 3 बचेगा और 5 बचेगा, तो आप लिखोगे 7 5 ज़ा 35. ठीक है, और कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 35 लाख रुपए आपका, 35 लाख रुपीस आपका क्या आ रहा है, अर्निंग बिफोर टैक्स. तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आया है 35 लाख. ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है. अब अपन को क्या निकालना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स. सो यहीं पे मैं लाइन बना देती हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन ना हो. लाइंस बनी रहेंगी तो क्लियर होगा कि सारी चीज़ें अलग अलग हैं. ठीक है, अब हमें निकालना है EBIT. ठीक है, अब EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमारा EBT आता है, और EBT हमारा आ चुका है कितना, 35 लाख रुपए. ये हमारा EBT है जो कितना आया है, 35 लाख रुपए. ठीक है, सो हमने लिख लिया EBT को 35 lakhs. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंटरेस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था कितना आ रहा था, 3,50,000. कैसे आया था, 50 लाख का 7%, है ना. तो कितना आया था, 3,50,000. EBIT माइनस 3,50,000 इज इक्वल्स टू 35 lakhs. ठीक है, अब अगर आपको EBIT निकालना है तो आप क्या करोगे, EBIT इज इक्वल्स टू 35 lakhs प्लस 3,50,000. तो हमारा EBIT कितना आया, 3850,000, 38,50,000. ठीक है, अब ये भी निकल चुका अपना, EBIT भी डन. अब अपन को निकालना है ROI. तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो होता है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ठीक है, तो EBIT कितना आया, 38,50,000 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट. तो हमारा 70 lakhs तो क्या था, 70 lakhs ये अपना शेयर्स वाला इन्वेस्टमेंट था, प्लस हम 50 लाख हमने इशू करें डिबेंचर्स. ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, 70 + 50
तो ये हो गया अपना 120 लैक्स। कितना आ गया आप खुद देखिए, 7 5 12 होता है, ठीक है, और ये 0 0 है ही और बाद में लैक्स है ही, ठीक है, तो क्या आएगा ये 120 लैक्स। तो इसको मैं रब करके क्या लिख देती हूँ, 120 लैक्स। बस अब अपन को क्या निकालना है, इनटू 100, ठीक है, तो इधर से 0 कट एंड फिर यहाँ पे भी 3 0 कट, ठीक है। अब हमें 12 से बस डिवाइड करना है। 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, 0.0, 12 8 ज़ा 96, 32.8 अपना क्या आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये अपना क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी फिगर्स लिख देते हैं। EBIT अपना आया था 38,50,000, ठीक है। EBIT कितना आया था स्टूडेंट्स, 38,50,000, ठीक है। अब अपन के पास यहाँ पे मैं एक और पर्टिकुलर कलर ले लेती हूँ ताकि आपको लास्ट वाला एकदम डिफरेंट कलर से दिखे। अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज 32.8%, और अपनी जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट इज 7%, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि ये फेवरेबल सिचुएशन है। अराउंड 4.2 टाइम्स होगा ये, है ना। 7 5 ज़ा 35 होता है, 5 टाइम तो नहीं है, 5 टाइम से थोड़ा कम ही है ना। 7 4 ज़ा 28 होता है, मतलब 4 to 5 के बीच में टाइम्स में आएगा ये, है ना। कितने टाइम्स कॉस्ट ऑफ डेट से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। सो हमारा ये क्या है, सिचुएशन फेवरेबल है, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए एक एक फिगर पे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, ये, फिर हमने क्या निकाला, ये, थर्ड हमने क्या निकाला, इंटरेस्ट, फोर्थ हमने क्या निकाला, ROI, एंड फिफ्थ हमने क्या निकाला, कंक्लूजन। इसको भी एक बार नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 की, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर है। लेट्स प्रोसीड टू द बुकिश आंसर, है ना। बुकिश आंसर में भी यही किया होगा। देखते हैं, सबसे पहले हमने EPS से क्या निकाला था, अर्निंग आफ्टर टैक्स, यही आया था अपना EPS से अर्निंग आफ्टर टैक्स स्टूडेंट्स, है ना, यही आई थी। अब फिर हमने क्या निकाला था, इंटरेस्ट 7% के हिसाब से, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला, अर्निंग बिफोर टैक्स, ऐसे ही निकाला था, यस और नो स्टूडेंट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन। फिर अपन ने क्या निकाला था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। फिर अपन ने क्या निकाला था, ROI, चेक कर लेते हैं, हमारा ROI भी सेम है, यस 32 पॉइंट अपना 8 आया था। आप प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे 0.8 आएगा, ठीक है, सही है। अब फिर ROI जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है, तो ये क्या है, कंपनी कैन चूज टू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्योंकि ये फेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है, फेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये बात तो एकदम ही क्लियर हो चुकी है, ठीक है। सो 120 लैक्स, ये देखिए 120 लैक्स बोला था मैंने, वही सेम फिगर है, यानी 1,20,00,000, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वेदांश लिमिटेड हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़, है ना। वेदांश लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे डिटेल्स लिखते जाएंगे एज यूजुअल। सबसे पहले तो ये है क्वेश्चन 8, इसमें पहली डिटेल गिवन है कि शेयर कैपिटल कितना है। शेयर कैपिटल आपको गिवन है 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। और फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, 100 रुपीज ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, 10,000 शेयर,
ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी डिटेल अपन को मिल चुकी है. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्दर आप क्वेश्चन रीड करेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर द एक्सपेंशन पर्पस द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड्स ऑफ 5 lakhs. ठीक है, तो कंपनी को एडिशनल फंड रेजिंग कितनी करनी है? फंड रेजिंग अमाउंट अपन को दिया है 5 लाख रुपए. ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बात अपन को क्लियर हो गई. नाउ कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव फॉर रेजिंग फंड्स. ऑल्टरनेटिव 1 में बोल रहे हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,000 ऑफ ₹100 ईच. तो बोल रहे हैं कि या तो आप ये जो 5 लाख रुपए हैं ऑल्टरनेटिव 1 शेयर इशू कर दो, इशू इक्विटी शेयर, बट डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होगा यहाँ पे, है ना. तो 5,000 इक्विटी शेयर इंटू 100 ईच, ऐसे इक्विटी शेयर इशू कर दो. और दूसरा क्या बोल रहे हैं, इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख, यानी कि 10% के ब्याज से डिबेंचर इशू करो. ठीक है, सो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स 10% डिबेंचर इशू करो 5 लाख के लिए. ठीक है, अब आगे क्या बोला है, द कंपनीज प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 4 लाख. अभी कंपनी ने फंड रेजिंग नहीं की और अभी उनका EBIT क्या है, 4 लाख है पर एनम. सो हमें नेक्स्ट डिटेल क्या गिवन है स्टूडेंट्स, EBIT 4 लाख पर एनम. ठीक है बच्चों, नाउ आगे बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट अपन को गिवन है अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम आफ्टर एक्सपेंशन. मतलब कि आपको ये अज्यूम करना है कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंशन के बाद भी सेम ही रहेगा. विच ऑल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड बाय कंपनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स टू इक्विटी शेयर होल्डर. तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो प्रायोरिटी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का. तो आपको बताना है कौन सा अल्टरनेटिव चूज करें, डिबेंचर इशू करें या इक्विटी शेयर इशू करें. ठीक है, अब द टैक्स रेट इज 50%, शो द वर्किंग. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं. हमारा टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट इज 50%. सो मैंने आपको हमेशा बोला है कि ऑलवेज मेक दिस टेबल, उससे सब कुछ निकल आता है. ठीक है, सो वी विल कैलकुलेट EPS. तो EPS के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, टेबल बनानी पड़ेगी. सो टेबल मैंने आपको सिखाई है, क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू अर्निंग before tax minus tax gives you earning after tax. And if you will divide from earning after tax, if you will divide it by number of shares, it will give you EPS. Okay students, अब टैक्स रेट आपको दिया है 30% और हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव है. पहला है ऑल्टरनेटिव 1 और सेकेंड है हमारे पास ऑल्टरनेटिव 2. ठीक है, लेट्स मेक अ प्रॉपर टेबल आउट ऑफ इट. जो जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं हम उसको अलग से भी हाईलाइट करेंगे. ठीक है, EPS इज अवर लास्ट थिंग. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्दर लेट्स सी कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन के पहले और बाद में हमारा सेम ही कहलाता है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्या कहा था उन्होंने. अब assuming that the rate of return on investment remains same after expansion, which alternative should be used. So सबसे पहले हम ROI निकाल लेते हैं. So return on investment
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी दी है? 4 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट, वेदांश लिमिटेड हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़। ठीक है, ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। और फॉर एक्सपेंशन पर्पस कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल, तो अभी आया नहीं है, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अभी कितना है? 10 लाख। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। यहाँ पर 4 लाख हमारा EBIT है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है अपनी 10 लाख, और ये अपना कितना आ रहा है? दिस इज इनटू 100। 4 लाख, 10 लाख, दिस इज 40%। ओके, आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 40%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ROI आ चुका है। अब आप एक्सपेंशन के बाद का ROI निकालेंगे। एक्सपेंशन, ROI आफ्टर एक्सपेंशन। सो आप देखेंगे ROI आफ्टर एक्सपेंशन के बाद, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जा रही है? 15 लाख हो जा रही है। ठीक है, पंद्रह लाख कैसे होगी? 10 लाख इक्विटी शेयर्स से थे और 5 लाख हम एडिशनल रेस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना एक्सपेंशन के बाद का ROI कितना है वो हम निकालेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट, अगर हमें ROI निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंशन के बाद का हमें अगर EBIT निकालना है, सॉरी ROI नहीं, EBIT निकालना है, तो हम क्या करेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू ROI। तो हम क्या करेंगे? 15 लाख इंटू 40%। तो हमारा क्या हो जाएगा? EBIT आफ्टर एक्सपेंशन, नॉट ROI, EBIT आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, सो इट्स फॉर्मूला विल बी ROI मल्टीप्लाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड दिस टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी आफ्टर एक्सपेंशन वाली टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारा जो ROI था वो कितना था? 40%, और ये 15 लाख। 15 लाख का 40% कितना होता है? आप खुद ही निकालें, चलिए मेरे साथ निकालिए। 15 लाख का 40%, सो 15 4s are 60। ओके, एंड 1 2 3 4, इट इज कमिंग एज 6 lakhs। ठीक है, तो 6 लाख रुपीज़ अपना क्या आ गया है? EBIT आफ्टर एक्सपेंशन। EBIT बिफोर एक्सपेंशन था 4 लाख, और EBIT आफ्टर एक्सपेंशन अपना आया है 6 लाख। तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, 6 लाख एंड 6 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्दर मूव करते हैं कि हमें इंटरेस्ट माइनस करना है। सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में तो हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो क्या कोई इंटरेस्ट होगा? नहीं, देयर विल बी नो इंटरेस्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 माइनस 0। ठीक है, और यहाँ पर तो हम डिबेंचर ही इशू कर रहे हैं, तो कितना ब्याज आएगा देख लेते हैं। इशू ऑफ 5 लाख डिबेंचर्स ऑफ 10%, है ना? तो 5 लाख 10%, 50,000। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 50,000 माइनस कर देंगे। सो दिस इज कमिंग एज, यहाँ पे अपना 6 लाख ही आ रहा है माइनस करने के बाद, और यहाँ पे अपना आ रहा है 5,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें टैक्स माइनस करना है। ठीक है, तो टैक्स माइनस करना है 30% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से? 30% के हिसाब से। सो लेट्स डू द टैक्स कैलकुलेशन। आपको यहाँ पे कैलकुलेटेड गिवन है, तो विदाउट टाइम वेस्टेज हम कैलकुलेटेड पार्ट ले लेते हैं। 50% है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका 3 लाख और 275 दिया हुआ है। ठीक है, सो 50% क्या होता है? जस्ट आधा। ठीक है, सो 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे हम टैक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम कैलकुलेशन बताओ, सो डोंट वरी, ये लो कैलकुलेशन टैक्स रेट की। यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन कर देती हूँ विद अ डिफरेंट कलर, ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे आएगा फर्स्ट केस का।
6 लाख इंटू 50%, 6 5 सा 30, तो ये आ जाएगा 3 लाख। और सेकंड केस का कैसे आएगा, 5,50,000 इंटू 50%, तो ये कैसे आएगा आप खुद सोचिए। 55 5 275, 2,75,000, जस्ट आधा, है ना। चाहिए तो वापस ऐड करके भी देख लीजिए, अगर 55 इंटू 5 नहीं हो पा रहा तो 55 इंटू 5, 5 5 से 25, 5 2 5 5 25 26 27, 2,75,000 आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये इस तरह से कर लिया करो एंड कोशिश किया करो कि थोड़ा टिप्स पे रहे फिगर्स। ये आ गया अपना 2,75,000, ये भी हो गया कंप्लीट। अब हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, तो इसको डिफरेंट कलर से लिख देते हैं क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया अपना 3 लाख, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 2,75,000, ठीक है। अब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बताओ आप मुझे कितने शेयर इशू किए थे। सो लेट्स सी हमने कितने शेयर इशू किए थे स्टूडेंट्स। ऑल्टरनेटिव, अगर हम दोनों ऑल्टरनेटिव्स में अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स हैं, प्लान 1 और प्लान 2 दोनों ही ऑल्टरनेटिव में अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स हैं। सो अगर हम बात करें प्लान 1 की, तो इशू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। और हमने यहाँ पे भी निकाला था कि ऑलरेडी कितने इन्वेस्टेड है, 10,000 शेयर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो टोटल कितने हो गए, 15,000 हो गए। ठीक है, ऑल्टरनेटिव 2 में क्या है कि हम शेयर्स नहीं इशू करके क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो हमारे पास केवल कितने हैं यहाँ पर, ऑल्टरनेटिव 2 में हमारे पास केवल 10,000 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेंगे यहाँ पे 15,000 है और यहाँ पे 10,000 शेयर्स हैं। जिनको नहीं समझ आया यहाँ देखिए आप सब कि अगर मैं प्लान 1 की बात करूं, ऑल्टरनेटिव 1 में हमारे पास ऑलरेडी कंपनी में बिफोर एक्सपेंशन कितना शेयर कैपिटल था, 10 लाख का शेयर कैपिटल था। ठीक है, फेस वैल्यू क्या थी शेयर्स की, वो फेस वैल्यू थी 100 रुपये। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए अपने 10,000। और हम एक्सपेंशन के लिए, बिफोर एक्सपेंशन था, और एक्सपेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए हम इशू कर रहे हैं 5 लाख इक्विटी शेयर्स। और 5 लाख जो हम ये इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं वो किस फेस वैल्यू पे कर रहे हैं, 100 रुपीज़ ईच। मतलब कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 5,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ 1 लाख नहीं 10,000 है कुल, है ना, तो 5,000 आएंगे अपने। ठीक है, सो ये टोटल, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर मिला के कितना हो गया अपना 15,000। ठीक है, अब प्लान 2 की बात करो आप। सो प्लान 2 में बिफोर एक्सपेंशन यही सेम 10,000 शेयर्स थे और हमने एक्सपेंशन के टाइम डिबेंचर इशू किए हैं, इक्विटी शेयर इशू नहीं किए हैं। ठीक है, डिबेंचर इशू किए हैं और इक्विटी शेयर इशू नहीं किए हैं, तो हमारे शेयर्स का काउंट कितना होगा, 10,000 शेयर्स ही होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलिए, सो यहाँ पर लेट्स डिवाइड इट, है ना, आपको क्या करना है, इन दोनों फिगर्स को आपस में डिवाइड करना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 शेयर्स। ठीक है, सो आप डिवाइड करेंगे, सिंपल, 15 1s आर 15, 2s आर 30 एंड 0। तो यहाँ अपना EPS आ रहा है 20 रुपीज़ पर शेयर। और यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 2,75,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो कितना आएगा, ये एक 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इट इज़ 27.5। तो आप देखिए हमारा अर्निंग पर शेयर कौन से केस में ज़्यादा आ रहा है, प्लान 2 में ज़्यादा आ रहा है 27.5, है ना, और प्लान 1 में कम आ रहा है। तो हमेशा हमारे लिए जो फेवरेबल सिचुएशन होती है फ्रॉम स्टार्टिंग, मैं आपको क्या बताती हूँ, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा आए,
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अगर अर्निंग पर शेयर कम आई तो क्या शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी? नहीं, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आई तभी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। तो 27.5 अपना आंसर होगा। 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ ताकि आप पूरी कैलकुलेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लें। ओके, नाउ लेट्स सी योर बुकिश कैलकुलेशन। तो बुक में भी इसी तरह का कैलकुलेशन है। सबसे पहले अपन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, फिर ये टेबल बनाते हैं एंड सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर लास्ट में बस कंक्लूसिव पार्ट लिखना है, कंपनी शुड यूज प्लान टू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी टू द शेयर होल्डर। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, MIQs कर लिए तो न्यूमेरिकल से पकड़ एकदम तगड़ी बननी है आपकी। ठीक है, सो स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड्स ऑफ 40 लाख रुपीज फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको। सो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको इक्विटी दिया है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, सेकेंड ऑल्टरनेटिव, थर्ड ऑल्टरनेटिव। सो यहाँ पर आपको दिया है 40 lakhs, 30 lakhs एंड 10 lakhs। डेट फर्स्ट में बिल्कुल नहीं है, इसमें 10 lakhs है और इसमें 30 lakhs है। अदर डिटेल दी है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, फेस वैल्यू दी है, टैक्स रेट दिया है और EBIT दिया है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द 3 ऑल्टरनेटिव्स विल द कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जिसका EPS ज़्यादा आएगा वो वाला एडवांटेजेस होगा। ठीक है, डस अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद द इंक्रीज इन डेट? नॉट नेसेसरी। कई बार डेट का यूसेज ऑप्टिमल नहीं होता तो फिर तो भैया लॉसेस होते ही होते हैं। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट। सो द कंपनी विल बी अवेलेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इन द थर्ड ऑल्टरनेटिव बिकॉज हायर अर्निंग पर शेयर इन द ऑल्टरनेटिव 3, है ना, EPS वहाँ पे ज़्यादा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करा हुआ है उन्हें EPS का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हमने जैसे मैंने आपको हमेशा हर क्वेश्चन में सिखाया 8 लाख 8 लाख 8 लाख अपना EBIT था, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी, है ना, वहाँ पे सिर्फ अपन ने कॉस्ट ऑफ डेट यूज़ ही नहीं किया है, डेट यूज़ ही नहीं किया है। सो यहाँ पे अपन ने इंटरेस्ट 0 लिख दिया और यहाँ पे 90 और यहाँ पे 2,70,000। फिर उसके बाद टैक्स माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर EPS निकालेंगे, है ना। तो EPS कैसा होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन नंबर ऑफ शेयर्स। सो इसका आ रहा है 14, इसका आ रहा है 16.5 के आसपास और इसका आ रहा है 37। तो सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर कहाँ आ रही है? थर्ड ऑल्टरनेटिव में, इसलिए हम उसको यहाँ पे चुनेंगे। आई होप आपको प्रीवियस क्वेश्चन से समझ में आया कि EPS कैसे निकालते हैं। मैंने वहाँ पे एकदम पिन टू प्लेन आपको एकदम डिटेल में सिखाया है। ठीक है, नाउ आप इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपनी विल बी अवेलेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इन ऑल्टरनेटिव नंबर 3। ओके, सो ये हो गया। डस EPS ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट? बताओ भाई। सो नो, अर्निंग पर शेयर ओनली राइजेस विद इंक्रीज इन डेट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज लोअर देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ आया हाउ टू कैलकुलेट, यहाँ देखिए। ठीक है, सो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सो हमारे पास ये 3 ऑल्टरनेटिव गिवन है। सो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, सेकेंड ऑल्टरनेटिव, थर्ड ऑल्टरनेटिव। EPS कैलकुलेशन बता रही हूँ मैं। EPS कैलकुलेशन कैसे होती है? EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो EBT निकल जाता है, EBT में से टैक्स माइनस कर दो तो EAT निकल जाता है, EAT में नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करो तो हमारा EPS निकल जाता है। ठीक है, चलो फटाफट से फर्स्ट केस पे आते हैं। फर्स्ट केस पे आप आओगे स्टूडेंट्स, तो हमारा EBIT कितना दिया है? 8 लाख 8 लाख 8 लाख तीनों केस में। सो ये आ गया 8 लाख, ये आ गया 8 लाख और ये भी आ गया 8 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस करना है। फर्स्ट में डेट बिल्कुल 0 है तो इंटरेस्ट भी कितना होगा? 0। इसमें 10 लाख है, 10 लाख का अगर आप 9% निकालेंगे, है ना, आप खुद सोचिए, यहाँ पे इक्विटी और डेट आपको दिया है। सो हम अगर इंटरेस्ट ऑन डेट की कैलकुलेशन करें तो 9% हमारी डेट है। कितनी डेट है? 9%। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारा कितना आएगा 10 लाख का 9%? तो इट इज़ कमिंग 90,000। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने 0 कैंसिल कर दिए तो 9 into 10,000, सो इट इज़ कमिंग 90,000 और इट इज़ कमिंग 30,000 का 9%, सो 30 lakhs इज हियर। पॉइंट इज गिवन विच इज़ अ मिसप्रिंट इन द बुक, है ना, यहाँ पे पॉइंट गिवन है, ये मिसप्रिंट है बुक में। ये होगा अपना टोटल 30 लाख। ठीक है, सो 30 लाख
का 9% अगर आप निकालोगे, सो दिस विल बी 9 3 जा 27, है ना, एंड 4 zeros 1 2 3 4, ठीक है, सो 2,70,000, ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसको माइनस कर दोगे, है ना, एंड ऐसे ही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था सारे कैलकुलेट करते जाना एंड ईपीएस आपका आ जाएगा। जिसका ईपीएस सबसे ज़्यादा आता है वो वाली चीज़ सिलेक्ट की जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारा बस लास्ट क्वेश्चन बचा है MIQ सेशन का, सो इसको पढ़ेंगे, एक बार रीड आउट करो, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 को। हाउ आर द शेयर होल्डर्स लाइकली टू गेन विद द लोन कॉम्पोनेंट्स इन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ हम दो कंपनीज के एग्जाम्पल्स को लेके समझेंगे एंड इसको आंसर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो विद अ डेट कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल कैपिटल इन द टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल में जब भी डेट कॉम्पोनेंट होता है शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू जब डेट कॉम्पोनेंट नहीं होता। कैसे, वो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। So with a debt component in the total capital, shareholders are likely to have a benefit of higher rate of return on the share capital. Clear? Now, this is because debt या loan जब भी हम avail करते हैं तो हमें क्या मिलता है, fixed rate of interest जो हमें हर महीने पे करना पड़ता है, ठीक है, carry a fixed charge and the amount of interest paid is deductible from the earning before tax payment, है ना। तो हम जब EBIT निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सॉरी EBIT के बाद हम क्या करते हैं EPS निकालने के लिए। सो व्हाट डू, वी डिडक्ट द इंटरेस्ट, देन वी कैलकुलेट अर्निंग बिफोर टैक्स, देन हमारा टैक्स हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से, तो हमारी अर्निंग पर शेयर आती है। और जब भी डेट कॉम्पोनेंट होता है तो ये जो अर्निंग पर शेयर है ये ज़्यादा होती है, ठीक है। सो लेट्स सी, दिस बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स विल बी रियलाइज्ड ओनली इफ द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। सो सिमिलरली जो मैं आपको शुरू से पढ़ाते आ रही हूँ कि ROI हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होना चाहिए और यही फेवरेबल सिचुएशन मानी जाती है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू कंपनीज X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड। ओके, now the following calculation will show you how trading on equity increases the return on equity shares. So capital था X लिमिटेड में, equity shares का 10 रुपीज़ ईच का 50 lakhs, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब EBIT आपको दिया हुआ है 10 lakhs, आपने टैक्स माइनस किया 50%, टैक्स माइनस करोगे आप 50%, तो 5 लाख आपने माइनस किया तो ये आपका आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को आपने डिवाइड करा नंबर ऑफ शेयर्स से तो आपकी वैल्यू आ गई ₹1 पर शेयर, ठीक है। अब इस केस में डेट कॉम्पोनेंट नहीं था, डेट कंपोनेंट नहीं था, सिर्फ इक्विटी शेयर्स थे। इस डेट कंपोनेंट नहीं होने की वजह से हमारा इंटरेस्ट जो था वो 0 था, ठीक है, और इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं था तो हमने उसे डिडक्ट भी नहीं किया। क्लियर? अब फर्दर लेट्स मूव टू द Y लिमिटेड एग्जाम्पल। Y लिमिटेड में 12% डिबेंचर्स हैं जो एडिशनल डेट कंपोनेंट प्रेजेंट है एंड उसके साथ कैपिटल है अपना 35 लाख, डेट कंपोनेंट है 15 लाख, ठीक है। अब आपका टैक्स भी माइनस होगा और इंटरेस्ट भी माइनस होगा। सो EBIT आपको 10 लाख दिया है, उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस किया 12% ऑफ 15 लाख, इस 15 लाख का 12% क्योंकि 12% डिबेंचर्स थे, ठीक है। फिर आपने टैक्स भी माइनस किया तो आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स आई है एंड आपने नंबर ऑफ शेयर्स से उसको डिवाइड किया तो आपका जो EPS बढ़ गया 1 से लेके 1.17। तो आपने खुद देखा कि जब भी डेट कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है तो ये हमेशा शेयर होल्डर्स के लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स। एंड आप बस एक चीज़ को याद रख लो, कोई भी एग्जाम्पल आपसे फ्रेम करने को बोला जाए, यू हैव टू जस्ट पिक अप दीज डिटेल्स, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, देन यू विल गेट EPS। केस 1 में आप कोई भी फिगर्स लो, केस 1 में आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है एंड केस 2 में आपको डिबेंचर्स या कोई भी डेट एलिमेंट लेना ही लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल फ्रेम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया। दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट वाई लिमिटेड यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज दैट इज डिबेंचर्स अर्न अ रिलेटिवली हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल।
ठीक है। सो आपको आई होप ये भी क्लियर है। सो दिस वॉज द एंड टू आवर MIQ सेशन एंड वी विल मीट अगेन इन अ न्यू चैप्टर, जिसमें कि हम एकदम फ्रेशली स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारा जो न्यू चैप्टर है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से हम न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि आपको पार्ट बी समझ में आया, पार्ट बी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर। एक इम्पॉर्टेंट बात, CBSE करिकुलम 2024-25 जो आप देखोगे इंटरनेट पे, उसमें जो चैप्टर्स का बाइफर्केशन है पार्ट बी में, एज वेल एज जो NCERT में चैप्टर का बाइफर्केशन है, ये दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। NCERT में अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट मार्केटिंग चालू है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद, बट CBSE करिकुलम में देखोगे तो फाइनेंशियल मार्केट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद, और उसके बाद मार्केटिंग है, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। सो आपको ध्यान रखना है इन बातों का, अदरवाइज आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ NCERT पढ़ोगे तो यू हैव टू बी अपडेटेड विद द CBSE करिकुलम, एंड आई नो कि NCERT अपडेटेड नहीं है एंड उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। डोंट वरी, हम आपको खुद क्वेश्चंस फ्रेम करके देंगे एंड अच्छे से पढ़ाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल फ्रॉम KG टू क्लास 12th। एंड हमारा एक और चैनल है डैट इज़ द हिंदी मीडियम चैनल, वहाँ पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली, UP, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड। E-नोट्स एंड ई-बुक्स अगर आपको चाहिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। स्टूडेंट्स, वी प्रोवाइड यू ऑन अवर ऐप एंड वेबसाइट फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। क्रैश कोर्स आपका अराउंड दिसंबर स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, दोनों ही चैनल्स के बारे में उन्हें बताना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, एज वेल एज स्टूडेंट्स हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप को ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द।